अब इसमें जो नई मिलिट्री कंटिजेंट था, दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर 4 सन्स ऑफ गेंगिस खान। भले ही वो 4 उनके बेटे गेंगिस खान के वो पार्ट नहीं थे मिलिट्री यूनिट का, पर उन मिलिट्री यूनिट्स को सर्व तो उन 4 बेटों के अंडर ही करना था। पर उन 4 बेटों को किससे आंसर लेना था, यानी कि ऐसे कैप्टन चुने गए, उन यूनिट के कैप्टन चुने गए जो कि सारा आंसर करते थे किनको, उन 4 गेंगिस खान के 4 बेटों को। जैसे कि स्पेशल चोजन कैप्टन्स ऑफ आर्मी यूनिट्स वर कॉल्ड नयान्स। गेंगिस खान had close relationship with some of the individuals of the army, where some of these were given the title of anda यानी कि blood brother and some as the bondsman यानी कि नौकर। ऑल 4 sons वर गिवन सम नॉन फिक्स नॉन डिमार्केटेड टेरिटरी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि आपको एक पर्टिकुलर डिमार्केटेड टेरिटरी दे दी गई है, यानी कि बॉर्डर फिक्स कर दिया गया और इसमें एक सन का राज होगा, फिर अगले में किसी और सन का राज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ तक उनके घोड़े दौड़ सकते थे वहाँ तक वो एरिया उनका, टेरिटरी उनकी कहलाती थी। तो उन 4 सन को 4 उलुस भी बोला गया। उलुस यानी कि वो एक ऐसा एरिया जो कि फिक्स नहीं है, जिसकी कोई भी टेरिटरी डिमार्केटेड नहीं है, यानी कि बाउंड्री नहीं बनाई गई है। ठीक है। सबसे पहला जो सन था जोची यानी कि एल्डेस्ट सन, उसको रशियन स्टेपलैंड दिया गया था। इसकी टेरिटरी कोई फिक्स नहीं थी, वो जहाँ तक इट एक्सटेंडेड एज फार वेस्ट एज हिज हॉर्सेस कुड रोम। जैसे कि मैंने अभी कहा, जहाँ तक उसका घोड़ा दौड़ सकता था, जहाँ तक वो रोम कर सकते थे, वहाँ तक जोची का वो एक पर्टिकुलर एरिया था, जिसके अंदर आता है आपका उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और पार्ट ऑफ साउथ कजाकिस्तान। अगले बेटे शागाटाई को ट्रांसऑक्सेनियन स्टेप एंड लॉर्ड्स ऑफ नॉर्थ ऑफ पामीर माउंटेन दिया गया, यानी कि लैंड्स ऑफ नॉर्थ ऑफ पामीर माउंटेन दिया गया। ट्रांसऑक्सेनियन स्टेप है जिसको अभी किर्गिस्तान ये सारा एरिया भी बोला जाता है, और पामीर माउंटेन्स का एरिया दिया गया। अगला जो ओगडे था, इट वॉज इंडिकेटेड दैट ओगडे विल बिकम गेंगिस खान सक्सेसर। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ओगडे ही वो अगला बंदा था जो कि गेंगिस खान का सक्सेसर बनने वाला था। ऑन असेशन ओगडे एस्टैब्लिश कैपिटल इन काराकोरम। वो काफ़ी आगे की बात है, जब ओगोडे ने गेंगिस खान की जगह ले ली थी तब उसने अपना कैपिटल बनाया था। कहाँ पे? काराकोरम पे। तोलोई जो आखिरी सन था जिसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है जोची और ओगोडे की डायनेस्टी से, अभी नहीं आने वाले समय पे तोलोई की एक तोलोइड अलग से डायनेस्टी बनेगी। तो उनको एंसेस्ट्रल लैंड मिले थे किसके? मंगोलिया के। आफ्टर रीऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री, गेंगिस खान फर्स्ट कंसर्न वॉज टू कॉन्कर चाइना। अभी तो ये बात मैंने तब की बता दी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री के बाद उन्हें आने वाले समय पे 4 बेटों को 4 टेरिटरी अपनी दे दी थी। लेकिन उससे पहले जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था तो गेंगिस खान का मेन कंसर्न यही था कि अब वो चाइना को कॉन्कर कैसे करे, क्योंकि शुरुआती के चैप्टर में ही हमने ये पढ़ा था कि स्टार्टिंग में चाइना की और गेंगिस खान की यानी कि मंगोलियन ट्राइब की बहुत ज़्यादा बहस होती थी ट्रेडिंग को लेके। गेंगिस खान इनके जो एग्रीकल्चर या सेडेंट्री लैंड हुआ करता था इसको बर्बाद कर देते थे, और ऐसे वो भी इनको एंट्री और कोई भी चीज़ों की ट्रेडिंग करने के लिए मना करते थे। बार्टर सिस्टम में कम प्राइस दिया करते थे मंगोलियन ट्राइब को। इसलिए उसका सबसे पहला मेन एम था, जैसे ही वो गेंगिस खान बन गया और उसने अपनी मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज कर दिया, कि चाइना को वो कैसे कनकर करे। ये पार्ट पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि चाइना कैसे 3 रेल्म्स में डिवाइडेड था, यानी कि 3 पार्ट में उस समय पे डिवाइडेड था। बाय 1209 सीसिया वॉज डिफीटेड। कैसे चाइना ने ये रेल्म को कैसे चाइना को डिफ़ीट कर दिया गेंगिस खान ने। 1209 में सीसिया को डिफ़ीट किया, फिर 1213 में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रीच्ड। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कोई 1 साल 2 साल या 100 सालों में नहीं बनी है, इसको 1000 साल लग गए हैं। और इसका मेन पर्पस बनाने का यही था कि जितने भी आपके नोमैड्स थे, जितने भी आपकी मंगोलियन ट्राइब थी, इसको दूर रखने का अपनी टेरिटरी से। फिर भी 1213 में 1213 में कुछ पार्ट ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ब्रीच कर दिया गया था। 1215 में पेकिंग वॉज सैक्ड, बट फाइट विद चिन डायनेस्टी कंटिन्यूड टिल 1234। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी हुआ करती थी चाइना की, चिन डायनेस्टी, जिसकी फाइट मंगोलियन ट्राइब से 1234 तक चली। गेंगिस खान वॉज सेटिस्फाइड विद हिज एनेक्सेशन इन चाइना। अब जब गेंगिस खान ने ये सारी टेरिटरी को जीत लिया, अपने हिस्से में कर लिया, तो वहीं तक सेटिस्फाई हो गया था। याद है अभी मैंने बोला कि यहाँ पे चिन डायनेस्टी के साथ फाइट 1234 तक चली थी। 1227 में तो गेंगिस खान की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसके बेटों ने, जिनको वो टेरिटरी प्रोवाइड कर दी गई थी, उन्होंने चिन डायनेस्टी को हराया था और पूरा चाइना फाइनली कनकर कर लिया था। गेंगिस खान ने जब मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ चाइना
कनकर कर लिए थे, तो उसने ये सोचा कि अब मैं वापस लूँ, मैं अपने आप से सेटिस्फाई हो गया हूँ जितना भी मैंने एनेक्सेशन ऑफ चाइना कर लिया है. सो ही रिटर्न टू हिज होमलैंड इन 1216 एंड लेफ्ट द मिलिट्री अफेयर टू हिज सबऑर्डिनेट एंड हिज सन्स. आफ्टर सीसिया डिफीट, काराखीता केम टू पावर इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना. अभी हमने पढ़ा कि 1209 में गंगेस खान ने सीसिया को डिफीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो आया था वो था काराखीता. इट केम टू पावर इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना. ऑल्दो गंगेस खान डिफीटेड काराखीता ऑल्सो इन 1218. काराखीता को भी इसके बाद हरा दिया गया था 1218 में या 1218 में. मंगोल्स रीच्ड अमुदार्या स्टेट ऑफ ख्वारज़म. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि मंगोल्स ने अमुदार्या पे गए, यानी कि स्टेट्स ऑफ ख्वारज़म में गए, जिसको आज प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान माना जाता है. वहाँ का ख्वारज़म का जो रूलर था उस समय पे, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद. सुल्तान मोहम्मद का इन्वेजन इंडिया के भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा था. ये वही सुल्तान मोहम्मद है जो कि अभी भागेगा और इसका बेटा भागेगा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पार्ट में आएगा, जिसका पीछा मंगोलियन आर्मी भी करेगी. पर अभी उससे पहले हम पढ़ते हैं, अपॉन सीइंग मंगोलियंस इन्फिल्ट्रेटिंग द एरिया ऑफ ख्वारज़म ही एग्जीक्यूटेड मंगोल इनवॉइस. ये वही कहानी है जब सुल्तान मोहम्मद को न्यूज़ पता लगे कि ख्वारज़म में अब मंगोलियन ट्राइब की एंट्री हो गई है, तो उसके कुछ मंगोल एनवॉइस को और उसके प्रिंसेस को इसने क्या किया, मार गिराया, जिससे कि गंगेस खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था उस समय पे. और उसने ये ऑर्डर दिया था कि 3 फुट से जितने भी ऊंचे लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, औरत हो, उन सबको मार दो. इवन कुत्तों और जानवरों सबको मार गिराओ वहाँ पे, खाली इसलिए कि इसने मेरे एनवॉय को एंट्री करने से मना कैसे किया और इनको एग्जीक्यूट कैसे कर दिया. और उसमें उनका एक प्रिंस भी था. ये स्टोरी हम आगे भी पढ़ेंगे निशापुर इंसिडेंट में. इन द कैंपेन्स बिटवीन 1219 एंड 1221 द ग्रेट सिटीज़ ओत्रार, बुखारा, समरखंड, बल्ख, गुरगंज, मेरू, निशापुर एंड हेरत सरेंडर टू दी मंगोल फोर्सेस. ये सारे आज प्रेजेंट डे पे आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं और जो सऊदी अरेबिया के आसपास के एरिया हैं उन सब में. While conquering the Khwarizm, an incident happened at Nishapur, where a Mongol prince was killed during the siege operation. गंगेज़ खान कमांडेड, अभी वही जो कहानी मैंने आपको बताई कि गंगेज़ खान ने कमांड कर दिया था कि इस टाउन को एकदम ग्रेवयार्ड बना दो, एकदम लेड वेस्ट कर दो, इन सच अ मैनर दैट द साइट कुड बी प्लाउड अपॉन. इतनी बुरी तरह से कि जितने भी लोग हैं इनकी खाद बन जाए और यहाँ पे खेती करने लायक हो जाए. एंड दैट इन द एग्जैक्शन ऑफ वेंजेंस. खाली किस चीज़ के लिए, वेंजेंस के लिए, बदले के लिए, क्योंकि उसके प्रिंस को और उसके एनवॉय को मारा कैसे, कि नॉट इवन कैट्स एंड डॉग्स शुड बी लेफ्ट अलाइव. मंगोल फोर्सेस इन परसूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड इनटू दी अज़रबैजान. क्योंकि सुल्तान मोहम्मद अब वो एरिया छोड़ के भाग गया था, तो उसके चलते इन्होंने अज़रबैजान में भी एंट्री ली. इसके साथ ही साथ इन्होंने रशिया का फोर्स एट क्रीमिया में जो रशियन एम्पायर की फोर्सेस थी उनको भी डिफीट किया एंड एनसर्कल द कैस्पियन सी. Another wing of Mongol forces followed the Sultan's son जलालुद्दीन. इसके बारे में आपने सुना भी होगा, जलालुद्दीन इनटू अफ़गानिस्तान एंड द सिंध प्रोविंस. ये स्टूडेंट्स उसी सिंध प्रोविंस की बात कर रहा है, इंदस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता जो उस टाइम पे हमारी चल ही रही थी या स्टार्ट ही होने, उसके बाद की बात चल रही है ये, कि जलालुद्दीन हमारे सिंध प्रोविंस यानी कि पंजाब, लाहौर, इस एरिया में भी एंट्री कर चुका था थ्रू अफ़गानिस्तान. और ये भी माना जाता है कि गंगेज़ खान पंजाब के एरिया तक भी आया था. वहाँ पे उसको उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और काफ़ी सारे मुग़ल्स ने भी शायद हराने की कोशिश की थी और ये वापस लौट गया था. गंगेज़ खान कंसिडर्ड रिटर्निंग टू मंगोलिया थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड आसाम, बट द हीट. आसाम में इनके डिसेंडेंट भी काफ़ी पाए जाते हैं. इनके काफ़ी सारे डिसेंडेंट्स हैं, जो कि पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे सेंट्रल एशिया में 200 में से एक बच्चा तो गंगेज़ खान का डिसेंडेंट ही है. तो गंगेज़ खान मंगोलिया रिटर्निंग टू मंगोलिया थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड आसाम, बट द हीट नेचुरल हैबिटेट रिपोर्टेड बाय हिज शामान मेड हिम चेंज हिज माइंड. रिलीजियस लीडर वहाँ पे समझ लीजिए जैसे कोई पंडित हो गया, वो जाया करता था इनके साथ, गंगेज़ खान के साथ. तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ का वेदर अच्छा नहीं है, यहाँ का नेचुरल हैबिटेट अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही बर्फीले पहाड़ों से आए थे और ये कहाँ उमस वाले एरिया में, गर्मी एरिया में रह सकते थे, इसलिए वापस लौट गए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ गंगेज़ खान. Horse riding skills of the Mongols and the Turks provided speed and mobility to the
आर्मी। ये बात तो आपको पता ही है। इनकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स अच्छी क्यों थी? क्योंकि ये नोमैड्स थे, हंटर और गैदरर्स थे, और ये हंटिंग भी अपने घोड़ों में ही किया करते थे। घोड़ों में हंटिंग करने के बाद इनकी आर्चरी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। देयर एबिलिटी एज रैपिड शूटिंग आर्चर्स, और बहुत ही परफेक्ट शूट किया करते थे, रैपिड और बहुत जल्दी किया जाते विदाउट बीइंग अनस्टेबल। फ्रॉम हॉर्स बैक वर परफेक्टेड ड्यूरिंग द रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशन। उनके लगातार शिकार करने की वजह से घोड़ों पर रह के चलते चलते इनकी रैपिड शूटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, जो इनकी कैपेबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। द स्टेप cavalry always traveled light and moved quickly. Because of their prior experience, they carried out campaigns in the depth of the winter, treating frozen rivers as highways to enemy cities and camps. Because of their prior experience, they carried out campaigns in the depth of the winter, treating frozen rivers. और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया था कि कितनी भी फ्रोज़न रिवर्स है उस पर वो कैसे जा सकते थे, और अपने जो एनिमीज़ के सिटीज़ थे और उसके कैंप्स थे उनको कैसे कनकर कर सकते थे। क्योंकि बर्फ़ में चलने की उनकी तो बहुत अच्छे तरीके से आदत थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इन्होंने नोमैडिक जो एम्पायर था वो पूरे ही एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत होती है। Nomads were at loss against fortified encampments, but Genghis Khan learned the importance of siege engines and naphtha bombardment very quickly. मैंने अभी बताया था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसीलिए बनाई गई थी जिससे कि जितने भी नोमैड्स थे इनको दूर रखा जा सके और ये जल्दी उनको पार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका भी इलाज निकाल लिया गेंगिस खान ने, क्या पढ़ के, कौन सी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके, सीज इंजन्स बना के। सीज इंजन्स आपने गेम्स में भी देखा होगा, जो कैटापुल्ट होता है, इसको यहाँ से ये जितने भी एनसर्कल्ड हैं आपके रेड सर्कल्ड हैं ये सारे, ये सीज इंजन्स बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो उनके बड़े बड़े दरवाज़ों को तोड़ने वाला, एक होता है जिसमें आप कैटापुल्ट होता है इस फर्स्ट रेड सर्कल में, इस सर्कल में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रॉक्स रख दिए जाते हैं और दूर दूर उनके कैसल पे या उनकी दीवारों पे फोर्टिफाइड एनकैम्पमेंट्स में भेजा जाता है जिससे कि उनकी दीवारें टूट जाए और वहाँ पे फिर नोमैड्स एंटर कर सकें। नेप्था बम्बार्डमेंट क्या थे? एक जैसे ये एक फ्रूट के कोन्स हुआ करते थे, एक डिफरेंट टाइप के, बहुत हार्ड शेल हुआ करते थे, इसके अंदर ये बारूद भरते थे और उस पर आग लगा के फेंका करते थे। जैसे कि आज के में पेट्रोल बॉम्ब्स आपने सुना होगा कि किसी भी एक बॉटल में डाल के पेट्रोल और उसमें आग लगा के फेंका जाता है, जिससे कि जैसे ही वो शीशी फूटे तो आग स्प्रेड हो जाए। मंगोल्स आफ्टर गेंगिस खान, क्या हुआ मंगोल्स का जब गेंगिस खान की मृत्यु हो गई? तो क्या ये एम्पायर ये सिमटा या और ज़्यादा फैला, या इनका जो चाइना को कनकर करने का सपना था उसके बाद और भी वेस्ट को इन्होंने कनकर किया, ये और ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मंगोल्स एक्सपेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ द गेंगिस खान कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। ऐसे 2 फेज़ हैं जिसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला फेज़ था 1236 से 1242 तक का, यानी कि 1236 से 1242 था। इसमें मेजर गेम्स वर इन रशियन स्टेप, बुल्गारिया, कीव, पोलैंड एंड हंगरी। मोस्टली यूरोपियन का एरिया इन्होंने एक्वायर कर लिया था। सेकेंड फेज़ था आपका 1255 टू 1300 तक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल चाइना एंड 1279 ईरान, इराक एंड सीरिया, मिडिल ईस्टर्न वाला एरिया इन्होंने पूरा कनकर कर लिया था। ऑल द फ्रंटियर्स वर स्टेबलाइज आफ्टर दीज कैंपेन्स, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट फ्रंटियर हो, यानी कि हर बॉर्डर इन डायरेक्शन का एक स्टेबलाइज कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे चारों उलूस क्या थे, प्रेजेंट थे, यानी कि उसके चारों बेटे थे जिनका वहाँ पे राज चल रहा था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वेस्ट की तरफ इनका जो ध्यान था वो कम हो गया और वेस्ट की इजिप्शियन आर्मी ने फिर भी मंगोलियन आर्मी को हरा दिया गया था। इसका रीज़न भी पॉलिटिकल टर्मोइल था। द मंगोल मिलिट्री फोर्सेस मेट विद few reversals in the decades after 1203. The original forces of the campaigns could not be sustained in the west. ऐसा क्यों था कि जो उसके ओरिजिनल फोर्सेस थे कैंपेन के वो वेस्ट में इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे? क्यों वहाँ से मिलिट्री की प्रेजेंस को कम कर लिया गया? बिकॉज द फोर्सेस वर रिट्रीटेड फ्रॉम द हंगेरियन स्टेप। इसका रीज़न था कि वहाँ पे अब नया पॉलिटिकल रजीम आ गया था, नया पॉलिटिकल ट्रेंड आ गया था, जिसके कारण मंगोलियंस गॉट डिफीटेड बाय द इजिप्शियन फोर्सेस।
देयर वर टू फेसेट्स, इस चीज़ के भी ऐसे वेस्ट से इनका ध्यान हटने के इसके दो पहलू थे, जैसे कि क्यों इनका जो वेस्ट में ग्रिप था वो कम हो गया। फर्स्ट था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन। गेंगिस खान की जब मृत्यु हो गई है तो कोई ना कोई तो आएगा सक्सेशन करने के लिए, और मैंने जैसे बताया था पहले ओगोदी आया था। Within the Mongol family were descendants of Jochi and Ogode decided to work together to control the office of the Great Khan. गेंगिस खान के बाद ओगोदी आया, ओगोदे के बाद उसके डिसेंडेंट आए, फिर जोची के भी डिसेंडेंट आए, तो इन्होंने मिलके ही साथ में काम करने का फैसला लिया। दीज इंटरेस्ट वर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी फर्दर एक्सपेंशन इन यूरोप। ये इंटरेस्ट कि इन दोनों के डिसेंडेंट चलाए पूरे गेंगिस खान की ट्राइब को, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे एज़ कम्पेयर टू कि वेस्ट में ये कितना ज़्यादा अपने एरिया को और एक्सपैंड करें। सेकेंड वॉज इन द अपकमिंग ईयर्स जोची एंड ओगोडे लीनेजेस वर मार्जिनलाइज्ड। याद है इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जोची और ओगोडे की लीनियज को अभी एक डायनेस्टी आएगी, यानी कि टोलोई की डायनेस्टी आएगी, उसकी लीनियज, उसके डिसेंडेंट आएंगे, उसके पोते पर पोते उसके बच्चे आएंगे, जो कि जोची और ओगोडे की लीनियजेस को, उसके डिसेंडेंट को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, और ये खुद आगे निकल आएगी। क्योंकि टोलोइड की आइडियोलॉजी ही एकदम डिफरेंट थी, वो नहीं चाहती थी फर्दर वेस्ट का एक्सपेंशन, वो चाहती थी कि चाइना पे ही हम कनकर करके राज करें। विद द असेशन ऑफ मोंके, अ डिसेंडेंट ऑफ टोलोई। हमने शुरुआत की इससे पहले वीडियो में ये भी देखा था कि फर्स्ट वीडियो में कि जो टोलोई था वो खुद एक बहुत अच्छा लीडर नहीं था, लेकिन उसके डिसेंडेंट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे। तो जो मोंके था उसने असेशन कर लिया, अब उसने पूरे ग्रेट खान की जो उपाधि थी वो संभाल ली, पूरे मंगोलियन एम्पायर को संभाल लिया, और एक डिफरेंट ही आइडियोलॉजी को परस्यू करवाया डिफरेंट अपने आर्मी के कमांडर से। मिलिट्री कैंपेन्स वर परस्यूड एनर्जेटिकली इन ईरान इन 1250s। In 1260, Toloid dynasty's interest shifted from the west to conquest of China। जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो टोटल इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो गया वेस्ट से कहाँ पे, चाइना की तरफ में। इसीलिए यही तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इजिप्शियन फोर्सेस ने मंगोलियन एम्पायर को हरा दिया था और अपना एरिया वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया था। फोर्सेस एंड सप्लाइज वर डाइवर्टेड फ्रॉम द वेस्ट टू द हार्टलैंड ऑफ द मंगोल्स। टोलोइड डायनेस्टी ने ये सोचा जब हमको वेस्ट का एरिया चाहिए ही नहीं तो हम फालतू में अपने यहाँ की सप्लाई वहाँ पे क्यों भेजें, इसलिए उन्होंने वहाँ की फोर्सेस को भी अंडरस्टाफ कर दिया, वापस बुला लिया, वापस अपने वहाँ की आर्मी को बुला लिया होमलैंड पे, यानी कि मंगोलियन एम्पायर में, मंगोलियन के हार्टलैंड में, और वहाँ की फूड एंड सप्लाइज़ को भी रुकवा दिया और डाइवर्ट करके कहाँ कर दिया, मंगोल्स के हार्टलैंड यानी कि मंगोलिया में। टोलोइड फैमिली मार्क द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द वेस्ट। हाँ जी, वो टोलोइड डायनेस्टी ही थी या टोलोइड फैमिली ही थी जिसने फाइनली वेस्ट की तरफ का एक्सपेंशन क्या किया, बंद किया, और ज़्यादा फोकस किया किस पे, चाइनीज़ टेरिटरी पे। चाइना वॉज री यूनाइटेड फाइनली अंडर द मंगोल्स बट लॉस्ट द वेस्ट। चाइना को री यूनाइट तो कर दिया, किसके अंडर में, पूरे मंगोलियन एम्पायर के अंडर में, उनके बेटों के अंडर में, लेकिन किसको, इसके बदले किसको लूज़ कर दिया, वेस्टर्न एम्पायर को, जहाँ पे इनका इजिप्शियन फोर्सेस हो गए, ईरान हो गए, इन सब एरिया को ये लूज़ कर चुके थे। अब फाइनली हम आगे चढ़ेंगे। ये तो हमने जितनी भी गेंगिस खान के और उसके बेटों की अचीवमेंट्स थी उनके बारे में पढ़ा। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे वहाँ का कोरियर सिस्टम, यानी कि याम जिसको बोला जाता था वो कैसे हुआ करता था। ये आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर कोरियर सिस्टम, आप याम उसमें टिक करके आ सकते हैं। इट वॉज स्टैब्लिश बाय गेंगिस खान। देखिए इतना बड़ा एम्पायर है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह से आपको कम्युनिकेशन को पक्का करना है, कोरियर सिस्टम को पक्का करना है, तो वहाँ पे कोई एक ऐसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को भले ही 1-2 दिन के डिले में लेकिन पहुँचा तो सको। तो गेंगिस खान ने एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसको बोला गया याम। These were post created at a distance of 25 miles, यानी कि अगर किलोमीटर में देखें तो हर 40 किलोमीटर पे एक पोस्ट हुआ करता था। इन पोस्ट पे मिलिट्री मैन हुआ करते थे जो कि घोड़ों पे सवार रहते थे हमेशा, एंड मैसेंजर्स वर अपॉइंटेड। इन पोस्ट पे हमेशा एक मिलिट्री मैन तो वहाँ पे रहता ही था जिसको मैसेंजर भी बोला जाता था और मैसेंजर भी अपॉइंट किए जाते थे उस पोस्ट के लिए। These cavaliers, वही मिलिट्री मैन जो कि हॉर्स पे सर्व कर रहे थे, यूज टू कैरी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए जैसे मैंने अभी बताया ये बहुत सारे पोस्ट थे जो कि हर 25 माइल यानी कि 40 किलोमीटर पे स्थित थे, यानी कि पहला पॉइंट अगर ए होगा तो फिर अगला पोस्ट कौन सा होगा 40 किलोमीटर के बाद पोस्ट बी। तो
पोस्ट ए से पहला कैवलियर जाएगा पोस्ट बी तक, फिर वो वहाँ वाले कैवलियर को दे देगा यानी कि मिलिट्री मैन को दे देगा, फिर वो अगले पोस्ट सी पे जाएगा। हर 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नए नए पोस्ट आपके मिलते थे। यही था इनका कोरियर सिस्टम, जहाँ पे एक ही पर्सन को पूरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। वो हर 40 किलोमीटर पे अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करके दूसरे पोस्ट के बंदे को या पर्सन को या मिलिट्री मैन को दे दिया करता था। ईच कैवलियर वॉज रिक्वायर्ड टू टाई अ बेल विद द नेक ऑफ हिज हॉर्स। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि पोस्ट ए से पोस्ट बी पे वो पहुंचने वाला होता था, तो उस घोड़े की घंटी की वजह से पोस्ट बी का जो भी कैवलियर रहता था वो रेडी हो जाता था और तैयार हो जाता था कि पोस्ट ए से वो पर्सन आ रहा है, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है और मैसेज को अगले पोस्ट पे 40 किलोमीटर आगे पोस्ट सी पे पहुंचाना है। Whenever a cavalier used to reach near the post, another cavalier present at the post used to get ready along with his horse to leave for the next destination on listening to the bell, जैसे कि मैंने अभी समझाया। टू मेक देयर स्टे मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर, देखिए ऐसे तो अगर आपके पास मैंने कोई पास नहीं दिया है, कुछ ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी आके किसी भी पोस्ट में जाके इन्फॉर्मेशन को ले सकता था। तो एक स्पेशल पास बनाया गया था उनके लिए, जिनको पैज़ा बोला गया। तो इन ट्रैवलर्स के लिए, जिससे कि कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग ईजी हो जाए, और इन याम के लिए कोरियर सिस्टम के लिए, इन कैवलियर्स के लिए ट्रैवलिंग ईजी हो जाए, तो इनको एक पास दिया गया जिसको क्या बोला गया, पैज़ा। टू मेंटेन द कम्युनिकेशन सिस्टम, मंगोलियन नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड 1/10 ऑफ देयर हर्ड। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी टेरिटरी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। पर उस टाइम पे तो मनी जैसा कोई एक्सचेंज था नहीं। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, आपको मंगोलियन नोमैड्स को 1/10 ऑफ देयर हर्ड, चाहे वो घोड़े हों, चाहे वो उनका लाइफ स्टॉक यानी कि गाय भेड़ बकरी हो, वो देना पड़ता था अपने राजा को। और उस टैक्स को बोला जाता था क्यूबकर टैक्स या कपकर टैक्स। एंड स्पेशली ट्रेडर्स पेड दी बाज टैक्स। ट्रेडर्स को भी एक टैक्स पे करना पड़ता था जिनको बाज टैक्स बोला जाता था। आप क्यूबकर टैक्स और बाज टैक्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्यूबकर टैक्स वो टैक्स हुआ करता था जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए दिया जाता था, प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता था, ठीक है, उनके लोगों को। और ट्रेडर्स स्पेशली एंड ओनली ट्रेडर्स पेड दी बाज टैक्स, कि वो भी तो अपने एरिया का सामान अगर वो मंगोलियन एम्पायर में बेच रहे हैं, तो मंगोलियन एम्पायर को भी इसका एज अ टैरिफ, जैसे एयरपोर्ट पे आप देखते हैं कि ड्यूटी लगती है, तो एज अ ड्यूटी ही देना पड़ता था किसको, ट्रेडर्स को। उस ड्यूटी का, उस टैरिफ का या उस टैक्स का नाम क्या था, बाज टैक्स। फाइनली इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक में बढ़ते और हम इसका पढ़ेंगे यासा। जैसे कि आपको पता है इंडिया में आईपीसी चलता है, इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो वैसे ही वहाँ पे भी एक लॉ था जो कि गंगेस खान ने बनवाया था, यासा। ये यासा गंगेस खान द्वारा बनाया गया एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, लॉ था, जो पूरे मंगोलियन सोसाइटी को फॉलो करना था। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि गंगेस खान पूरी मंगोलियन सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था एक सिंगल यूनिट में, जिससे कि इंटेग्रिटी बढ़े और यूनिटी बढ़े। So Genghis Khan aim was to reorganize the Mongolian society and give it a whole new shape. So Genghis Khan laid down the legal code या legal system, जिसको क्या बोला गया, यासा बोला गया। यासा was given its final shape in 1226 CE, गेंगिस खान के मरने से एक साल पहले। यासा के रूल्स और रेगुलेशंस क्या थे कि वहाँ पे सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रीस्ट को टैक्स देने का बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं था। द प्रीस्ट शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस। डू नॉट इंडल्ज इन टू एडल्ट्री। एडल्ट्री का मीनिंग, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आप शादीशुदा हैं तो आप किसी और के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चला सकते। अगर कोई लोग ऐसा करता था तो उनको डायरेक्ट एक ही सज़ा थी, डेथ पेनल्टी की। ऑलवेज रिस्पेक्ट द एज्ड एंड पुअर एंड डू नॉट डिसीव एनीवन। किसी को धोखा मत दीजिए, अपने एज्ड को और अपने पुअर को रिस्पेक्ट करिए। और ये कंपलसरी था, मैंडेटरी था कि जितने भी एबल बॉडीड थे, डिफरेंटली एबल्ड नहीं, हैंडीकैप नहीं, जितने भी एबल बॉडीड और एडल्ट्स थे उनको आर्मी में सर्व करना ही करना था और कंपलसरी था। और कभी भी वॉर हो तो इन सारे एबल बॉडीड एंड एडल्ट्स को जाना पड़ता था वहाँ पे लड़ने के लिए। नो वन इन हिज एम्पायर
कैन एनस्लेव एनीवन विद इन मंगोल्स। अपने खुद के टेरिटरी में अपने खुद के लोगों को आप सर्वेंट नहीं बना सकते थे और एनस्लेव नहीं कर सकते थे, यानी कि बंदी नहीं बना सकते थे। If a soldier is caught looting and plundering any territory without prior permission of the commander or the leader, he should be awarded death penalty। अगर कोई भी सोल्जर या कोई भी कमांडर किसी भी एक एरिया को या बाहर जाके एरिया को प्लंडर कर रहा है, लूट रहा है विदाउट एनी प्रायर परमिशन, तो उसको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। द आर्म फोर्सेस आर टू बी ऑर्गेनाइज इनटू यूनिट्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्म फोर्सेस की मैक्सिमम नंबर की यूनिट कौन सी थी, 10,000। मतलब एक यूनिट में मैक्सिमम कितने सोल्जर्स हो सकते थे, 10,000। मिनिमम 10, फिर 100, फिर 1000। यासा प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन यूनिफाइंग द मंगोल्स एंड केप्ट देयर ट्राइबल आइडेंटिटी इंटैक्ट। ऑब्वियसली उनका वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉ है, तो वो यूनिफाई तो करेगा ही करेगा लोगों को। फाइनली हम कंक्लूजन पे चलते हैं। देखिए, गेंगिस खान के बारे में आपने बहुत बुरी बुरी चीज़ें सुनी है, ऐसे ही रावण के बारे में भी हमने बहुत बुरी बुरी चीज़ें सुनी है, लेकिन श्रीलंका में तो उसको पूजा जाता है। तो ऐसे गेंगिस खान को भी प्रेजेंट डे मंगोलिया में एक हीरो, एक बहुत बड़ा, एक ऐसा पर्सन माना जाता है, ग्रेटेस्ट लीडर माना जाता है, जिसने पूरे मंगोल एम्पायर को फ्री कर दिया चाइनीज़ डोमिनेंस से और एक सिंगल यूनिटी में यूनाइट कर दिया, ट्राइब में यूनाइट कर दिया। गेंगिस खान वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम। He united the Mongol people, freed them from interminable tribal wars and Chinese exploitation। क्योंकि अभी आपको पता है चाइनीज़ लोग कौन थे, सेडेंट्री लोग थे, एक जगह सेटल्ड थे, और ये लोग तो सेटल्ड नहीं थे, तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था क्योंकि ये खेती भी नहीं करते थे गेंगिस खान। ब्रॉड देम प्रॉस्पेरिटी, फैशनड अ ग्रांड ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर। देखिए कितने सारे तो एरिया को और एम्पायर को उसने इकट्ठा कर दिया था। एंड रिस्टोर्ड ट्रेड रूट्स एंड मार्केट्स दैट अट्रैक्टेड डिस्टेंट ट्रैवलर्स लाइक द वेनेशियन मार्को पोलो। मार्को पोलो भी एक बार मंगोलियन एम्पायर में गए थे। बियॉन्ड द ओपिनियंस ऑफ डिफीटेड सेडेंट्री पीपल। यहाँ पे डिफीटेड सेडेंट्री पीपल उन सेटल्ड लोगों को बोला जा रहा है जिसको मंगोलियन एम्पायर ने डिफीट कर दिया था और अपने एम्पायर का पार्ट बना दिया था। तो वो यही बोल रहा है कि उनकी ओपिनियंस को साइड में रखते हुए एक बार आप खाली ये सोचिए कि मंगोल डोमिनियन 13th सेंचुरी में एक डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल होते हुए भी उसने कैसे पूरे एक रोमन एम्पायर से भी बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था। मंगोल खान्स themselves belong to a variety of different faiths। उनके फेथ कौन कौन से थे, शामन थे, बुद्धिस्ट थे, क्रिश्चियन थे, और फाइनली जो तोलुइड डायनेस्टी भी थी उन्होंने फाइनली किसको अडॉप्ट कर लिया था, इस्लाम को। दे नेवर लेट देयर पर्सनल बिलीव्स डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी। द लास्ट theirs was a multi-ethnic, multilingual, multi-religious regime that did not feel threatened by its pluralistic कॉन्स्टिट्यूशन। सेम एज इंडिया, इंडिया में भी मल्टी एथनिक है, मल्टीलिंगुअल है और मल्टी रिलीजियस हैं, पर फिर भी हम एक एज अ होल कंट्री यूनाइटेड तो हैं। तो फाइनली ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कुछ समय बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। Thank you for watching the video.